अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे द इकनॉमिक्स मैगजीन का एक आर्टिकल जो कि पाकिस्तान में आने वाले रीसेंट फ्लड्स के बारे में है। जो फ्लड्स हैं ये एक डोमेस्टिक इशू नहीं है हमारा, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहे हैं और क्लाइमेट चेंज एक ग्लोबल इशू है। तो जितने भी आपके ग्लोबल इशूज़ हैं उनके बारे में जब आप पढ़ रहे होते हैं तो आप कोशिश करें कि आप ग्लोबल जो न्यूज़पेपर्स हैं और मैगजीन्स हैं इंटरनेशनल, वो ज़रूर पढ़ें। सिर्फ डॉन पे या किसी भी दूसरी पाकिस्तानी अखबार पर रिलाय नहीं करना। इसलिए मैंने ये आर्टिकल आज चूज़ किया है। और जो इकनॉमिक्स मैगजीन है वो हर हफ्ते पब्लिश होता है, वीकली है ये। तो मैं कोशिश करूँगी एटलीस्ट वंस अ वीक इसमें से जो पाकिस्तानी सिनेरियो से, मतलब हमारा जो करंट अफेयर वगैरह का सिलेबस है उससे लिंक अप आर्टिकल करेगा, उसको मैं ज़रूर डिस्कस करूँ। और अभी हम स्टार्ट करते हैं। फ्लड गेट्स ओपनड ड्यूरिंग अ विजिट टू पाकिस्तान दिस वीक. Antonio Guterres, the UN Secretary General, said he had simply no words to describe the harm inflicted by the floods that have submerged the country during the past month. अच्छा, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि फ्लड्स आए हैं और जो यूएन के सेक्रेटरी जनरल ने पाकिस्तान का विजिट किया है और वो कह रहे हैं कि उनके पास अल्फाज नहीं है कि वो इस तबाही को जो है वो अपने लफ्ज़ों में बयान कर सकें। लेकिन जो नंबर्स हैं ना, जो डेटा है, वो हमें बता देगा कि तबाही किस लेवल की है। तकरीबन 1400 अफराद की मौत वाक़या हो चुकी है। 3 करोड़ 30 लाख लोग जो हैं वो बेघर हो गए हैं। 17 लाख घर तबाह हुए हैं और आधे से ज़्यादा जो कॉटन की फसल थी वो तबाह हो गई और गंदम भी मेजॉरिटी एरियाज़ में तबाह हो गई है। तो आप ये देखें कि इतना ज़्यादा इसका मैग्नीट्यूड है इस डिज़ास्टर के इम्पैक्ट का। और गंदम जो है वो हमारी खुराक का बेसिक पार्ट है। फूड सिक्योरिटी बहुत इससे इफेक्ट होगी, हमें गंदम इंपोर्ट करनी पड़ेगी और हमें चांसेस हैं कि वो महंगी मिले। और उसके बाद क्या होगा कि सब्सिडीज देने की तो हमारी गवर्नमेंट के पास पावर ही नहीं है। हम आईएमएफ के प्रोग्राम में जा चुके हैं तो आईएमएफ तो हमें सब्सिडी नहीं देने देगा और हमारे जो जनरल पब्लिक है वो पहले ही बेचारी महंगाई से पिसी हुई है, तो उसके की तो हैसियत ही नहीं होगी कि वो गंदम की रोटी भी खा सके। फिर क्या होगा? और इसी तरह जो कॉटन की फसल तबाह हुई है, कॉटन हमारी कैश एक क्रॉप है, हम उसको बेचते हैं तो हमारा ज़र मुबादला हम कमाते हैं। अब हम क्या, उसका भी हमारी एक्सपोर्ट्स जो है वो कम होंगी तो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट का इशू होगा। हम ऑलरेडी लोन्स लेके उसको बैलेंस कर रहे होते हैं, अब फिर मज़ीद हमारी इकॉनमी तबाह होगी, तो बड़े इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स आने वाले हैं। पाकिस्तानी officials have exhorted richer countries to help them, not just of altruism. They argue, but because those countries' carbon dioxide emissions are partly responsible for this catastrophe. आप ये देखें कि पाकिस्तानी ऑफिशियल्स ने कहा है कि हमारी हेल्प करें इंटरनेशनल कम्युनिटी, और ये कोई हमदर्दी में हेल्प नहीं करें। अल्ट्रुइज्म होता है कि सेल्फलेसली कुछ करना। हमारी गवर्नमेंट का ये स्टांस है कि हमने मिशंस नहीं की, हमारा तो कंट्रीब्यूशन 1% भी नहीं है ग्लोबल वार्मिंग में और क्लाइमेट चेंज में। मिशंस तो बड़े रिच इंडस्ट्रियलाइज कंट्री जैसे चाइना हो गया, जैसे यूएसए हो गया, ये लोग कर रहे हैं और अफेक्ट हम हो रहे हैं। तो ये हमें पे करें, क्योंकि जो यूएनएफसीसी का फोरम है वहाँ पे ये बात मानी जाती है, इस प्रिंसिपल को वो मानते हैं कि पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल है ये ना, कि जो पोल्यूशन भी क्रिएट करता है वो पे करे। तो जो क्लाइमेट चेंज कर रहा है दुनिया में वो पे करे उसके इफेक्ट्स का। हम अफेक्ट होते रहे, हम कुछ कर भी नहीं रहे और हम अफेक्ट होते रहे इससे। फर्दर ये है कि अभी तक रिसर्च जो है वो चल रही है क्लाइमेट चेंज पे। कुछ स्टडीज़ अभी इन प्रोसेस हैं क्योंकि अभी वो एनालाइज कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जितना रिसर्च को हम साइड पे भी कर दें, जो एविडेंस सामने आ रहा है वो बता रहा है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है। अब पाकिस्तान में वो कह रहे हैं कि आप देखें अप्रैल और मई में बहुत ज़्यादा जो है वो हीट वेव आई हुई थी, नॉट ओनली इन पाकिस्तान बट ऑल्सो इन इंडिया, तो इसलिए बहुत इफेक्ट किया। According to the World Weather Attribution Project, a network of climate modelers, global warming has made such temperatures 30 times more likely than during pre-industrial times. एक प्रोजेक्ट था वेदर एट्रीब्यूशन का, उसमें उन्होंने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ऐसे जो इवेंट्स हैं हीट वेव वाले, इतने एक्सट्रीम टेम्परेचर वाले, वो 30 टाइम्स होने के चांस बढ़ गए हैं, क्योंकि ये सारा जो है ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ही हो रहा है ना। एंड व्हेन टेम्परेचर राइज, एयर पिक्स अप मॉइस्चर, इंक्रीजिंग द चांस ऑफ हैवी रेन। अभी पाकिस्तान में भी वो कह रहे हैं ना कि इतनी कभी हमारी बारिश नहीं हुई जितनी इस दफ़ा बारिश हो गई है। तो इसकी क्या रीज़न है कि जब टेम्परेचर बढ़ जाता है ना, तो जो हवा की वो कुव्वत होती है मॉइस्चर की, वो ज़्यादा हो जाती है अब्जॉर्ब करने की, और उसके मॉइस्चर जब हवा में ऊपर चला जाता है तो फिर बारिश ज़्यादा होती है। टोटल रेनफॉल इन पाकिस्तान दिस अगस्त वॉज मोर देन ट्रिपल द एवरेज ड्यूरिंग द पास्ट 30 ईयर्स। डेटा बता रहा है कि पिछले 30 साल में जो बारिश हुई है पाकिस्तान में, ये जो अभी बारिश आई है ये उससे 3 गुना उस एवरेज से ज़्यादा थी। तो मतलब हमने, हमारा जो रिवर सिस्टम्स हैं सारी, पानी ने कहाँ से बह के जाना है, जो हमारे सैलाबी नाले हैं, हर चीज़ उसकी तो एक कैपेसिटी थी ना, अब उससे 3 टाइम ज़्यादा आ गया तो सारा हमारा सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम इस तरह से होने दें। इसका मतलब ये है कि हम क्लाइमेट चेंज से वल्नरेबल कंट्री हैं, हमें पता है कि हमने इफेक्ट होना है, तो
हमें प्रोएक्टिव अप्रोच लेनी होगी और हमें उसको स्टॉप करना है, पहले से डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट करनी है। फर्दर वो कह रहे हैं कि द 7,200 glaciers in northern Pakistan are also melting faster than in the past, largely as a result of greenhouse gas emissions. Along with other Himalayan glaciers, they are named the third pole because they contain the world's largest store of ice outside of polar region. आपको ये आइडिया होगा कि पोलर रीजन में सबसे ज़्यादा दुनिया की जो आइस है वो आइस शीट्स वहाँ पे हैं, लेकिन हमारा ये गिलगित बल्तिस्तान वाला एरिया है, इस साइड पे भी बहुत ज़्यादा आपके जो हैं ग्लेशियर्स हैं और इसीलिए इसको थर्ड पोल कहा जाता है। तो यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या हो रहा है कि बहुत फास्ट रेट पे वो मेल्ट कर रहे हैं ग्लेशियर्स। एक तरफ आप देखें कि हम जी कहते हैं हमारे पास तो पानी नहीं है, वाटर क्राइसिस है, दूसरी साइड पे हमारा जो फ्रेश वाटर ड्रिंकिंग वाटर वाला वो जो पानी है वो ज़ाया होता जा रहा है। तो हमें क्या अपनी ज़रूरत है कि हम प्लानिंग अपनी चीज़ों की बेहतर करें और ना सिर्फ प्लानिंग एग्जीक्यूशन भी बेहतर करें। A study published this June finds that temperature across the region rose by 0.42 degrees centigrade per decade in 1980 to 2018, twice the global average rate. Other forms of air pollution are also accelerating the rate of glacier shrinkage. When black particles settle on ice, they darken its surface, causing glaciers to absorb more sunlight and melt even faster. एक रिसर्च हुई और बता रही है कि जो 20 साल थे 28 साल थे 1980 से 2018, इस एरिया का जो टेम्परेचर है वो 0.42 राइज हुआ और जो ग्लोबल एवरेज थी उससे ये डबल था। और सिर्फ ये टेम्परेचर राइज के अलावा एक और चीज़ में जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है वो पोल्यूशन है। जब आप जैसे देखें अब हमारी उस साइड पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो गई है, तो गाड़ियों के धुएं से और लेड और इससे डिफरेंट जो पार्टिकल जब ग्लेशियर तक पहुँच जाते हैं वो एक ब्लैक सी लेयर बना देते हैं और उस लेयर से क्या होता है, ब्लैक कलर आपको पता है बहुत हीट अब्जॉर्ब करता है, तो वो जो हीट बहुत ज़्यादा वो स्नो करती है अब्जॉर्ब और तो वो मेल्ट होना शुरू हो जाती है। तो उसका क्या रिजल्ट आया, रिसर्चर्स ने यूज़ की सैटेलाइट इमेजरी एंड हैव एस्टिमेटेड इन 2000 to 2019 ice sheets in northern Pakistan shrank by 4.6 gigatons. That is equivalent to about 1.8 million Olympic swimming pools per year. तो हमारी जो आइस शीट्स थी वो 4.6 gigatons per year shrink हुई हैं। The exact amount of melting in 2022 has not yet been calculated क्योंकि अभी ईयर ख़त्म नहीं हुआ। And however, glacier lakes in the northern region of GB released sudden outburst of water, a sign of rapid melting 16 times this year, compared with just 5 or 6 episodes per year in the past. अच्छा, जो ग्लेशियर्स लेक आउटबर्स्ट फ्लड होता है ना, ग्लॉफ भी बोलते हैं इसको, ये क्या होता है कि ग्लेशियर के पास मतलब लेक्स होती हैं और वो ऊपर से बर्फ़ पिघल के आती है और वो लेक्स में पानी आ जाता है। तो अब क्या हो रहा है, मेल्टिंग इतनी ज़्यादा हो रही है कि ये आउटबर्स्ट हुए हैं इसके, जब वो भर जाती हैं पानी बाहर निकल जाता है ना, सैलाब आ जाता है। तो पहले तो ये होता था कि ऐसे इंसिडेंट्स जो हैं सडन वाले वो 6 टाइम्स होते थे साल में, अब 16 दफ़ा हुए हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि ये कितना ज़्यादा इंक्रीज़ कर गया। द थर्ड पोल स्वेटिंग ग्लेशियर्स आर द सोर्स ऑफ साउथ एशियाज मेन रिवर्स। दरियाओं में पानी कहाँ से आता है, इंडस में पानी कहाँ से आ रहा है, इन्हीं पहाड़ों से, इन्हीं ग्लेशियर से आ रहा है। तो देयर मेल्टिंग कंबाइन विद द राइज एंड रेनफॉल हैज स्वेल्ड द रीजन्स वाटरवे। From 1980s to 2018, flows in the upper part of the Indus, Pakistan's biggest river, increased by 3.9 gigaton per decade. इतना ज़्यादा जो है वाटर फ्लो हो गया है इन रिवर्स में। The situation is likely to get worse, even under rosy climate scenarios in which temperature rise by at most 2 degrees centigrade above pre-industrial levels by 2100. 1/3 of Himalayan ice would vanish during this century. अगर हम ये कहें ना कि बड़ी अच्छी पिक्चर होगी, सिर्फ 2 डिग्री सेंटीग्रेड क्लाइमेट चेंज होगा, मतलब टेम्परेचर चेंज होगा 100 सालों में, तब भी जो है आपकी जो 1/3 ये हिमालय की आइस है ये तो पिघल जाएगी। तो कौन भुगतेगा इसका इम्पैक्ट जब ये पिघल के पानी आएगा सारा, हमारे जैसे पुअर कंट्रीज़। हाँ, और सबसे पहले हम, क्योंकि हम तो इस प्रॉक्सिमिटी में उससे क्लोज हैं। Poor countries in this region will suffer as a result. Although their emissions are now rising, they produce just a tiny fraction of the current stock of greenhouse gases that helped cause their plight. हम इतना सफ़र कर रहे हैं, although हमारे जैसे कंट्रीज़ की जो डेवलपिंग है, हमारी अब emissions कुछ बढ़ रही हैं, लेकिन ये जो सब कुछ हो रहा है हमने इसमें कंट्रीब्यूट नहीं किया। कंट्रीब्यूट किसी और ने किया, प्रॉब्लम किसी और ने बनाई और भुगतनी जो है वो हम लोगों